तो लास्ट में हमारा जो चैप्टर था उसको हमने बोला था चैप्टर नंबर 5। अभी जो हमको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नाम है थर्मोडायनामिक्स। अब रही बात थर्मोडायनामिक्स की, तो इसका डेफिनेशन मैंने पहले बताया था, क्या था? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये थर्मोडायनामिक्स है क्या। शॉर्ट में मैं थर्मो ही लिखता हूँ, ठीक है, पर लंबा है तो उसको छोटा करते हैं। फर्स्ट इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है उस रिएक्शन के फिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे और उस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये बताता है इंटर कन्वर्जन बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है, कौन से आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, तो उनमें इंटर कन्वर्जन किस प्रकार से होगा वो हमको बताएगा। इट इज एप्लीकेबल, इट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब होता है छोटा या बड़ा? बड़ा। और इसलिए ऐसा कहा जाता है इट इज अ मैक्रोस्कोपिक। इसके पहले था जो माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल था वो कौन सा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लेकिन ये जो रहेगा किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? माइक्रोस्कोपिक के लिए। इट इज अ टाइप ऑफ बल्क फिनोमिना। तो थर्मोडायनामिक्स को कुछ नहीं करना है, जब भी कोई रिएक्शन होने वाली है तो उस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो रिएक्शन होने के टाइम पे जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स है उसमें किस प्रकार से चेंज होना है वो देखना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सिंपल थर्मोडायनामिक्स। डेफिनेशन में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, आप ये वाला डेफिनेशन बताते हो तो भी वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इससे टेम्परेचर से, टेम्परेचर का डेफिनेशन डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। इट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड हीट बोथ आर डिफरेंट। डिफरेंस क्या आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हो ही जाएगा आपको कि डिग्री मतलब हॉट हीट और टेम्परेचर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो आते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बनता है यूनिवर्स। क्या बनेगा? यूनिवर्स। तो ये दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो किसी ने आपको पूछा व्हाट इज यूनिवर्स थर्मोडायनामिक्स लैंग्वेज में, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब क्वेश्चन आता है कि सिस्टम का मतलब क्या है और सराउंडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है सिस्टम का मतलब क्या है और सराउंडिंग का मतलब क्या है। एनीवन नोज? System is any part, is a part of a universe which we choose to study or observe. ओके, गुड, दैट्स गुड, फाइन। सिस्टम का मतलब होता है यूनिवर्स में। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्लास ही पूरा यूनिवर्स है। इसका मतलब क्लास में क्या क्या होना चाहिए? क्लास में सिस्टम भी होना चाहिए, क्लास में सराउंडिंग भी होना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो बार बार कुछ ना कुछ काम कर रहा है, दूसरा काम करने की कोशिश कर रहा है। तो पढ़ाने के टाइम पे मेरा ध्यान उसकी तरफ है, उसको ऐसा लग रहा है कि सर का मेरी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन एक नजर में सब कुछ आ जाता है। तो हमारा ध्यान तो होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब पूरे क्लास के अंदर मैं इस एक स्टूडेंट की तरफ ध्यान दे रहा हूँ तो वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बाकी क्लास को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बाकी क्लास में से अभी मेरा टारगेट वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है। तो अभी वो जो स्टूडेंट है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अभी जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो मेरे लिए किसका काम करेगा? सिस्टम का। तो सिस्टम का मतलब होता है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। आपने सोचा है जिसको आइडेंटिफाई करना है, जिसको मार्क करना है, जिसको ऑब्जर्व करना है, वो किसका काम करेगा? सिस्टम का। सिस्टम को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो एक सिस्टम हो गया
बाकी के सराउंडिंग हो गए, इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? यूनिवर्स बन गया डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, system is a part of universe under observation, that is called as the system. Surrounding, the part of universe other than system, and that is called as surrounding. नहीं समझा? अरे डेफिनेशन समझा नहीं समझा? ठीक है, तो क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 में से मैं किसी एक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका मतलब वो एक जन जो रहेगा वो किसका काम करेगा? सिस्टम का काम करेगा। बाकी जो रहेंगे वो किसका काम करेंगे? सराउंडिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी डेफिनेशन सिस्टम का, सराउंडिंग का और यूनिवर्स का, वो आपको ही लिखना है। चैप्टर नंबर 6। वो आपको दिया था ना, आ जाना फ्री टाइम में। बैठ जाओ दोनों। डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, that is the part of universe under observation, that is called as system, and the part of universe other than system is called as surrounding. मतलब यहाँ पे 3 डेफिनेशन बनेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। ओके, अब देखो, इस हाथ पे मैंने एक आइस क्यूब लिया, ठीक है। अब ये आइस क्यूब जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और हमको क्या करना है, इस आइस क्यूब को जब हम इस रूम के ऊपर लेके आएंगे तो आइस क्यूब में क्या चेंज हो रहा है वो हमको पढ़ना है, चेंज पढ़ना है। तो उस आइस क्यूब को मैंने इस हाथ के ऊपर रख दिया, तो आप लोगों का पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? बाकी तरफ ध्यान नहीं है, तो आइस क्यूब जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है, और बचा हुआ पार्ट रहेगा, और दोनों मिला देंगे तो समझ में आ रहा है। मोबाइल में कोई मूवी चल रहा है, आप उधर से देख रहे हो, तो पूरा ध्यान कहाँ पे है? मोबाइल में जो मूवी चल रहा है। तो बाहर आवाज दे रहा है तो ध्यान नहीं जा रहा है, इसका मतलब मोबाइल जो रहेगा किसका काम करेगा, और बाजू का एरिया रहेगा। अब एक ग्लास, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा मैंने NaCl ऐड कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि उस NaCl को वाटर में ऐड करने के बाद वाटर में क्या चेंज हो रहा है। तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? वाटर में। तो यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा है? बचा हुआ एरिया। लेकिन वाटर को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम किसने किया? अरे यहाँ पे एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने एक वाटर रखा है थोड़ा सा ऐसे, और वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा X नाम का एक केमिकल डाल दिया, ठीक है।
और वो केमिकल यहाँ पे डालने के बाद इस वाटर में क्या चेंज हो रहा है वो हमको देखना है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई डाई डाल दिया, डाई मतलब केमिकल कंपाउंड जो कलर प्रोड्यूस करने वाला है, और जैसे हमने इसको यहाँ पे ऐड किया तो इस वाटर का कलर चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इस डाई का कलर कौन सा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अंडर ऑब्जर्वेशन कौन है, तो यहाँ पे वाटर जो रहेगा वो किसका काम करेगा, सिस्टम का। वाटर को छोड़ दो तो बाकी का एरिया। अब यहाँ पे वाटर और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करने का काम ग्लास ने किया है, तो यहाँ पे ग्लास जो रहेगा वो काम करेगा बाउंड्री का। बाउंड्री का डेफिनेशन क्या बनेगा, एक 10 सेकंड सुनकर फिर बोलो, मतलब पूछूंगा तब। ये हमने बोला कि बाउंड्री का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इमेजिन करो। डन, ओके। outside of the system and surrounding. ओके बैठो। ओके ओके Separation of system and surrounding. ओके ठीक है वेदांत। The layer which separates surrounding and the system. ओके ठीक है बैठो। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं द पार्ट विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। इसमें ऐसा क्या है, बाउंड्री का मतलब क्या, एक ऐसा पार्ट जो दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करने का काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। देखो डेफिनेशन, द रीजन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम आइदर सराउंडिंग फ्रॉम, दोनों एक ही है ना। ठीक है हाँ। अब इस बाउंड्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, होते तो चार है, पहले दो देखते हैं। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं, बाउंड्री दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड एज रियल बाउंड्री एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, फर्स्ट वन इज रियल मतलब जो दिख रहा है रियल में, दैट इज रियल, और जो नहीं दिख रहा है, जो इमेजिन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे इमेजिनरी। सही है। अब इस ग्लास के अंदर का जो वाटर है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, तो ग्लास जो रहेगा वो सिस्टम का काम कर रहा है, ये बचा हुआ पार्ट जो है वो, और इन दोनों के बीच में ग्लास जो है वो मतलब वो किसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बाउंड्री को देख सकते हैं, तो इस बाउंड्री को हम बोलेंगे रियल बाउंड्री। समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आइस है ना, जो हाथ पे रखा है, उस आइस को ऑब्जर्व करना है। तो हम ऑब्जर्व किसको कर रहे हो, तो आइस को बोलेंगे, बचे हुए पार्ट को। लेकिन यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई रियल बाउंड्री नहीं है, इमेजिनरी है। तो मानकर चलते कि वहां पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। तो कभी कभी बाउंड्री जो होता है वो रियल होता है, कभी कभी बाउंड्री जो रहेगा वो इमेजिनरी रहेगा। अब इतने स्टूडेंट बैठे, किसी एक को ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो बाउंड्री रहेगा वो कौन सा होगा, इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि बाकी स्टूडेंट के बीच में और उस स्टूडेंट के बीच में ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है। कॉफी का कप, कॉफी जो है वो सिस्टम का काम कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा सराउंडिंग का काम कर रहा है, और जो कप जो रहेगा वो बाउंड्री का काम कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री को हम लोग देख सकते हैं। तो पहले दो पार्ट बाउंड्री के, कौन सा, सही है हाँ। और दो टाइप आते हैं, उनको बोलते हैं आइसोलेटेड, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा डायथर्मिक। ठीक है, पहले मतलब देख लेते हैं, फिर आप लिख लेना।
डायथर्मिक का मतलब होता है जो कंडक्ट करने का काम करेगा, जो बाउंड्री सिस्टम से सराउंडिंग या तो सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफर करता है उसको बोलेंगे डायथर्मिक। और जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब जो किसका काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा, उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक समझ में आ रहा है? इन दोनों को देखो पहले, मैं इनके एक दो क्वेश्चन पूछूंगा तो बता सकते हो? Yes. पक्का? Yes. ठीक है। डायथर्मिक विच कंडक्ट एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा। हॉट वाटर मतलब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, उस हॉट वाटर को मैं रखता हूं ऐसे। आफ्टर सम टाइम वाटर का टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब वाटर में जो एनर्जी वो कहां पे ट्रांसफर किया, सराउंडिंग। सही है। अब यहाँ पे जो ग्लास है ये मेटल का बना हुआ है, तो ये मेटल का जो बाउंड्री है वो क्या करेगा, इनसाइड की जो एनर्जी रहेगी उसको आउटसाइड में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कंडक्टर का काम कर रहा है, तो इस बाउंड्री को बोलेंगे डायथर्मिक बाउंड्री। एडियाबैटिक का एग्जांपल जो थर्मस प्लस का है, हॉट पॉट पता है ना, तो रोटी रखते हैं, तो रोटी जो होती है वो गर्म के गर्म रहनी चाहिए, उसको अंदर रखते हैं, तो वो क्या करता है, रोटी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसका मतलब इनसाइड का टेम्परेचर ज्यादा है, फिर भी वो आउटसाइड में एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो वहां पे जो हॉट पॉट है उसका जो बाउंड्री है वो किसका काम कर रहा है, एडियाबैटिक का। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी मतलब बाउंड्री को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जो रियल में दिखता है, जो होता है उसको बोलेंगे रियल, जो इमेजिन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी, जो नहीं दिखेगा। डायथर्मिक बाउंड्री, the boundary which can transfer energy, that is called as dichromacy, or the boundary which never transfer the energy from system to surrounding or surrounding to system। ऐसा नहीं कि हमेशा हॉट वाटर, सपोज मैंने यहाँ पे कोल्ड वाटर लिया, तो वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, तो अब क्या होगा, एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आएगा। मतलब यहाँ पे जो ग्लास है उन्होंने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम किया, तो जो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा वो डायथर्मिक, जो ट्रांसफर नहीं करेगा वो एडियाबैटिक। सही है। अब ये जो मेटल का ग्लास है वो किसका काम करेगा, अब इस मेटल के ग्लास के सरफेस के ऊपर मैंने एल्यूमिनियम का फॉइल लगा दिया, 3-4 लेयर लगा दिए, तो अब क्या होगा, ये मेटल का जो ग्लास रहेगा वो हीट को एक्सचेंज, एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करेगा, और अब वो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करेगा तो वो किसका काम करेगा, एडियाबैटिक। समझा नहीं समझा? ओके है। रियल, इमेजिनरी, एडियाबैटिक, डायथर्मिक। डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखोगे तो मजा आएगा आपको ही। थोड़ा फास्ट लिखो, तो मुझे लिख के देना बंद करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा बस। इस चैप्टर में बेसिक्स इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ समझने के लिए, इसलिए पहले 3-4 लेक्चर में ध्यान रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, इस सिस्टम को क्लासिफाई करना है, इस सिस्टम को क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ये क्लासिफिकेशन किसका, सिस्टम का कि सराउंडिंग का? तो सोचना किसके बारे में है, सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा जो होता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास। तो इस दो बेसिस पे हम लोग सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, one is called as homogeneous and second is called as heterogeneous. Can you define homogeneous system? Yes. So the second field. With example मजा आ जाएगा, with example. ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम का मतलब होता है द सिस्टम इन विच पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसको बोलेंगे होमोजेनियस, और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा उसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस। यहाँ पे पानी है, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक, और उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन पानी में सॉल्ट की जगह मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, उसको स्टर किया, तो वो बन जाएगा हेटेरोजेनियस। ठीक है। तो हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्मली है तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस, यूनिफॉर्मली नहीं है तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो बहुत सिंपल था। इन तीनों को देखना है। इन तीनों में से पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। नाइन टेंथ में पढ़ा था, तो दूसरा एक ही ऑप्शन है, समझ गया मैं। ठीक है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मास, उनको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जो रहेगा, यहाँ पे कौन है? एनर्जी, और यहाँ पे कौन है? मास। जो सिस्टम मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। जो सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज करेगा लेकिन मास को एक्सचेंज नहीं करेगा उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और जो सिस्टम मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज नहीं करेगा उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो तीनों का डिफरेंस हो गया। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। अब ये सिस्टम एक्सचेंज किसके साथ करेगा? तो पूरा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? द सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ mass and energy with surrounding is called as open system. Closed system, the system which exchange only energy with surrounding is called as closed system. The system which neither exchange energy nor exchange mass with surrounding is called as system. Open, closed and isolated. कितने लोग पहले पढ़ चुके ये सब? डाउट है? बोलो। सर आइसोलेटेड और एडियाबेटिक दोनों बोल सकते हैं। एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है।
एडियाबेटिक प्रोसेस आती है, इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। सेकंड बेंच, सिट प्रॉपरली, ठीक नहीं है तो बाहर जाके बैठ सकते हो। एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एक ग्लास में हॉट वाटर रखा है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? हॉट वाटर है या तो बॉइल्ड वाटर है। बॉइल्ड वाटर है मतलब सिंपल सी बात है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जो गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से इस वाटर का जो मास रहेगा वो कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? मास को एक्सचेंज कर रहा है। पहले इसका टेम्परेचर ज्यादा था, आफ्टर सम टाइम ये हीट को क्या करेगा? एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, तो इसका एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो ओपन ग्लास में हॉट वाटर रखते हैं, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। अब इस हॉट वाटर को यहाँ पे रखा है और लीड से मैंने बंद कर दिया, तो इसमें क्या होगा? इनसाइड का जो क्वांटिटी था, अमाउंट था, मैटर था, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन एनर्जी जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। पहले एनर्जी ज्यादा होता है, अब एनर्जी कम रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड कौन सा? इस ग्लास को मैं चारों साइड से क्या करूंगा? इंसुलेटर से लगा दूंगा मैं, इससे क्या होगा? ये मेंटेन रहेगा। तो जो हॉटपॉट होता है जहाँ पे हम लोग रोटियां रखते हैं, तो वो किसका एग्जांपल करना चाहिए? आइसोलेटेड का। ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स ने बोल दिया आपकी चाय बनानी है, आपने चाय बना दिया, चाय बना के आपने उसके सामने रख दी है, तो आप लोग पेपर पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ने के टाइम वजह से वो भूल गए कि आपने वहां पे चाय रखी है, तो आफ्टर सम टाइम उस चाय का टेम्परेचर जो रहेगा वो कम हो गया। आपने चाय ओपन ही रखी थी, ढक के नहीं रखी थी, तो ये एग्जांपल किसका हुआ? इफ आपने लीड रखी है तो उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि वो ओपन सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए कि आइसोलेटेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस। सबका एक एग्जांपल लिखना है, सबका एक एग्जांपल लिखना है। इसका एग्जांपल रहेगा NaCl इन वाटर, इसका एग्जांपल रहेगा ऑयल इन वाटर, इसको बोलेंगे हम लोग थर्मोस प्लांट जो होता है वहां पे हमने हॉट वाटर को रख दिया, हॉट वाटर इन क्लोज कंटेनर, हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर, सिंपल। ठीक है, अब ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम कुछ प्रॉपर्टीज को शो करता है। प्रॉपर्टीज मतलब these are measurable quantity। तो सिस्टम के लिए मेजरेबल क्वांटिटी कौन से हो सकते हैं? सपोज मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास में वाटर है, तो मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूँ? टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, प्रेशर। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजरेबल क्वांटिटी, और इन मेजरेबल क्वांटिटी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड है,
अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको बोलेंगे इंटेंसिव, और जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड रहेगा उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स और विच इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर एंड दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। तो एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा रहेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हो गया? चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब यहां पे मैंने गैस रखी है, ये एक सब्सटेंस रखा है, इतना बड़ा उसका वॉल्यूम है, इसका डेंसिटी मैंने लिया D है, डेंसिटी कितना है D, तो इसका डेंसिटी लेते हैं D। अब इतने ही वॉल्यूम को, इतने ही मैटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इसमें पूरा का पूरा मैटर एक साथ हो, इसमें मैटर आधा हो गया, इसमें मैटर आधा हो गया, तो हमने मैटर को क्या किया? डिवाइड किया, मैटर को चेंज किया। इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है एक पार्ट में, इसमें एक पार्ट में अमाउंट ऑफ मैटर कम है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस था उसका डेंसिटी था D, तो इसमें डेंसिटी कितना रहेगा? देखो जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर कभी कभी सही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। सोचो पहले, सोचो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, मैंने सोचने के लिए बोला, तब सोचना ही है। यहाँ पे जो डेंसिटी था वो D था, यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगा ये भी D ही रहेगा। क्यों? आप एक ग्लास वाटर लो और उसमें वाटर का डेंसिटी मेजर करो, या तो आप लोग एक लोटा पानी लो और उसका डेंसिटी मेजर करो, दोनों का डेंसिटी सेम ही है। मतलब डेंसिटी जो रहेगा, आप कम वाटर लो या ज्यादा वाटर लो, आपने वाटर कम लिया, इसका मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कम है, वाटर आपने ज्यादा लिया मतलब अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है, तो दोनों टाइम पे उसका जो डेंसिटी है वो कैसा है? सेम है। इसका मतलब डेंसिटी जो रहेगा इट इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर और इंडिपेंडेंट, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? इनिशियल में इसका वॉल्यूम जो था वो V था, वॉल्यूम कितना था? V। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? दो ही ऑप्शन है ना, सोचो, कोई बात नहीं, सोचो, मैंने पहले बोला था सोच के आंसर तो ज्यादा सही रहेगा। ये टोटल वॉल्यूम जो था वो कितना था? V। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो वॉल्यूम कितना हो गया? V/2। सही है। इसका मतलब पहले अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा था, अभी अमाउंट ऑफ मैटर कम है, पहले अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा था तो वॉल्यूम ज्यादा था, अभी अमाउंट ऑफ मैटर को आधा कर दिया तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो भी आधा हो गया। तो वॉल्यूम इज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर और इंडिपेंडेंट, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है। तो डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? 100 सेल्सियस। पक्का ना? कुछ मेजर करके देखा टेक्स्ट बुक में पढ़ा है? पढ़ा है ना? फिर ठीक है, अच्छा है वही। अब यहाँ पे जो वाटर है, इस वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर TB, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना था? TB। अब उस वाटर को हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब दो ग्लास को कंबाइन करके यहाँ पे रखा था, तो इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो कितना था? TB। तो यहाँ पे जो वाटर रहेगा इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना रहेगा? TB रहेगा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा? TB।
मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर जो रहेगा वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर मेजर करो या तो 2 लीटर का बॉइलिंग टेम्परेचर मेजर करो, उन दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा? समझा नहीं समझा? ओके, इसका जो मास था वो m था, इसका मास कितना था? m। उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका मास कितना रहेगा? मतलब मास जो रहेगा वो किसका काम करेगा? देखो एक एक एग्जांपल लेके मैं एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही एग्जांपल आएगा, एग्जाम में एग्जांपल डिफरेंट भी आ सकता है। तो आपको ये पता चलना है कि हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को मेजर कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मास रहेगा वो किसका काम करेगा? एक्सटेंसिव का। एक रूल है जिससे ये कहा जाता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, उल्टा नहीं जाना है कि दो इंटेंसिव का हमेशा एक्सटेंसिव रहेगा, जितना बोला है उतना ही मानना है। जहां पे वाइस वर्सा बोला है आप उसको इसके हिसाब से देख सकते हो। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल के हिसाब से बताना है 30 सेकंड के अंदर आवाज किसी का नहीं आएगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है? टाइम शुरू हो गया, हाथ नीचे रखो, बाद में बोलूंगा मैं 30 सेकंड में। हो गया? कितने लोगों को आंसर मिल गया? तो ये भी लिखा है, सही है? हाँ, तो पहला एग्जांपल ले सकते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कौन सा प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम कौन सा है? दोनों का रेशियो क्या हो गया? ओके गुड, ओके। दूसरा एग्जांपल किसी के पास? ओके छोड़। इसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M था, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M ही रहेगा, पक्का? इसका मास कैपिटल M था, मॉलिक्यूलर मास सॉरी, इसका मोलर मास मतलब एक मोल का मास, सही है ना? मोलर मास मतलब एक मोल का, तो एक मोल का मास या कितने मोल है वो देखना पड़ेगा, उनमें से एक मोल का कितना रहेगा? Vm। इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। तो ये जो मोलर वॉल्यूम है ये किसका काम करेगा? एक्सटेंसिव है इंटेंसिव? सोच लो सोच लो, मोलर वॉल्यूम किसका काम करेगा? हो गया? क्या आएगा? मुझे एक्सटेंसिव लग रहा है, इंटेंसिव रहेगा। ओके, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ड्यू टू 1 मोल। सपोज हमने माना कि इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 लीटर है और यहाँ पे टोटल मोल्स जो है वो कितने हैं? 10 है, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर।
यहाँ पे डिवाइड किया तो इसमें आ गए 5 मोल, इसमें आ गए 5 मोल, इसका वॉल्यूम हुआ 50, इसका वॉल्यूम हुआ 50, 50 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ रहा है 10। तो पहले भी मोलर वॉल्यूम कितना आ रहा था 10, अभी भी कितना आ रहा है 10। इसका मतलब मोलर वॉल्यूम जो रहेगा वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो मोलर वॉल्यूम जो रहेगा वो किसका काम करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डेफिनेशन हो गया दोनों का, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब द प्रॉपर्टी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, एंड एक्सटेंसिव द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन मैटर। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स बता दिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दिए। ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ओनली वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगी, सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। ठीक है, तो दोनों में जो सरफेस एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो सरफेस टेंशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? पक्का, ओके। इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है 1 लीटर। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर है जहां पे भी मैंने वाटर लिया है 1 लीटर। मैं आंसर नहीं बोल रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आंसर आपको देना है। यहाँ पे भी 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है, दोनों में अमाउंट ऑफ मैटर सेम है, तो क्या दोनों में सरफेस टेंशन सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? पक्का, क्योंकि सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन। सही, ओके। तो ये 1 लीटर था, ये 1 लीटर था। अब क्या किया, दोनों का वॉल्यूम मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेम है। इसमें वाटर लिया, इसमें मैंने लिया 1 लीटर, इसमें लिया मैंने ½ लीटर। तो इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ मैटर कम है। सही है, तो अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होने के बाद भी सरफेस टेंशन सेम है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा? क्वेश्चन है, आंसर आपको ही ढूंढना है। ये दोनों के दोनों आंसर आपके ढूंढने हैं। कल मैं पूछूंगा कि वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बारे में देखो ये क्वेश्चन में। कोई भी कांस्टेंट को हम इंटेंसिव मान के चलते हैं। और एक बात और, जहां पे भी स्पेसिफिक नाम का वर्ड आता है, स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम। तो स्पेसिफिक स्टैंड फॉर 1 ग्राम। अब मैंने पूछा अमोनिया का स्पेसिफिक प्रेशर कितना है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमने अमोनिया गैस को रखा है, यहाँ पे हमने अमोनिया का प्रेशर फाइंड किया। प्रेशर और स्पेसिफिक प्रेशर दोनों अलग अलग है। प्रेशर का मतलब टोटल की वजह से, और स्पेसिफिक प्रेशर का मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के वजह से जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक। तो
तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक प्रेशर फाइंड किया और यहाँ पे भी मैंने स्पेसिफिक प्रेशर फाइंड किया। यहाँ पे भी मैंने 1 ग्राम अमोनिया के लिए फाइंड किया, यहाँ पे भी हाई कितना 100 ग्राम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 ग्राम का प्रेशर कितना है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक प्रेशर। तो यहाँ पे भी कितना है, ये इसका 100 ग्राम मास था, यहाँ पे कितना हो गया, तो 50 की वजह से जो टोटल प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे पी टोटल, लेकिन उनमें से 1 ग्राम की वजह से जो प्रेशर रहेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक प्रेशर। तो यहाँ का स्पेसिफिक प्रेशर और यहाँ का स्पेसिफिक प्रेशर कैसा रहेगा, तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक आता है तो समझ जाने का कि वो जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटेंसिव। क्योंकि देखो पहले 100 ग्राम था, आप उससे 50 ग्राम कर दिया, लेकिन पहले आपने स्पेसिफिक क्वांटिटी फाइंड की ना, तो पहले भी आपने 1 ग्राम के लिए क्वांटिटी फाइंड की, आप अभी भी 1 ग्राम के लिए फाइंड कर रहे हो, तो 1 ग्राम के लिए दोनों साइड में कैसा रहेगा, सेम ही आंसर रहेगा। और इसीलिए जहां पे भी स्पेसिफिक नाम का वर्ड आता है उसको हमेशा हम बोलते हैं वो किसका काम करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज रुक जाते हैं और आज हमारा लास्ट टॉपिक था प्रॉपर्टी, एक था इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब टाइम